हेलो ऑल माय फ्यूचर रिसर्चर्स और फ्यूचर टीचर्स। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट जो है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। और ये स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में क्या बताता है, राइट। हमने हमेशा पढ़ा है, 12th स्टैंडर्ड से पढ़ा है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मगर ऐसा क्यों है ये हमें उतना डिटेल में शायद समझाया नहीं जाता है। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन जो होता है उसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। अब ये स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सपोज एक रिएक्शन है, ओके, दिस इज अ कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, ए गिव्स बी, पी गिव्स सी, ठीक है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K1, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K2, ठीक है। अब इसमें दो केसेस आ सकते हैं, एक है K1 इज ग्रेटर देन K2 और दूसरा केस है K1 इज स्मॉलर देन K2, ठीक है। ये दो केसेस क्या है ये समझने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसेंशली ये समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं दोनों केसेस के लिए, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ भी हमने एक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया है, ओके। अब ये दोनों ग्राफ्स जो है इसमें जो रिएक्टेंट है ए सेम ग्राफ दिखाएगा क्योंकि ए जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो ए एक्चुअली जस्ट लुक्स लाइक दिस, ओके। ए का कॉन्सेंट्रेशन यही ग्राफ फॉलो करेगा, ऑलराइट। अब हमें देखना है कि बी और सी के कॉन्सेंट्रेशंस का क्या होता है, ठीक है। अब ये समझने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हम लेके देखते हैं। ऐसे बहुत सारे पजल्स आपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी आपने कई बार देखे होंगे कि अगर दो चार टैप्स हैं, दो चार नल है या दो चार पाइप्स हैं, तो पानी किस में फ्लो होगा और कौन सा कंटेनर सबसे फास्ट फिलअप होगा, ठीक है। तो यही देखते हैं हम लोग। अब सपोज ये कंटेनर जो है दिस इज अ कंटेनर ऑफ ए, यहाँ पे कंटेनर है, यहाँ पे बी का कंटेनर है और यहाँ पे कंटेनर जो है वो सी का कंटेनर है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि ए और बी के बीच में एक छोटा सा पाइप जोड़ दिया है, ओके। ये जो पाइप है दिस इज नॉट अ ब्रॉड पाइप, इज अ वेरी स्मॉल पाइप, ठीक है। ए और बी को हमने इस तरह कनेक्ट कर दिया है, मगर बी और सी का क्या किया है हमने, बी और सी को हमने एक बहुत ब्रॉड पाइप से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ लिक्विड पोर कर रहे हैं, पानी सपोज हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे इस साइड से। तो यहाँ पे जो भी पानी आएगा वो सबसे पहले पूरा का पूरा यहाँ तक भर देगा, ओके। ये पार्ट जो है वो पूरा भर जाएगा। अब इसके बाद अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो क्या बी में पानी बढ़ेगा, बी का जितना पानी होगा उतना ही सी में ही पानी होगा, करेक्ट। द अमाउंट ऑफ वाटर इन बी एंड सी विल बी द सेम, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि जितना बी फॉर्म हो रहा है, जितना पानी बी में जा रहा है उतना ही पानी सी में भी जाएगा, ओके। तो अगर ये हमने इस रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश की, सपोज K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। K1 इज ग्रेटर देन K2 का केस कैसे आएगा, अब वही मुझे अगर ड्रॉ करना है तो K1 जो है वो काफी बड़ा ड्रॉ करता हूं, ओके। और K2 जो है वो छोटा ड्रॉ करते हैं, K2 जो है वो छोटा ड्रॉ करते हैं। जब ये होगा तब क्या होगा, वाटर सबसे पहले यहाँ पे फिलअप होगा, ठीक है, और धीरे धीरे इस तरफ जाएगा, ठीक है। पानी धीरे धीरे सी की तरफ जाएगा। यू हैव ए, बी एंड सी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज K1 एंड दिस इज K2, ये जो पार्ट है दिस इज K1 एंड दैट इज K2। When K1 is much larger than K2, when K1 is higher than or taller than K2, तब क्या होगा कि B जो है
बी पहले ज़्यादा भरेगा, ओके, बी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जाएगा, मगर सी का वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इफ K1 इज स्मॉलर देन K2, तब क्या होगा, जो पानी बी में जा रहा है वो पानी ऑटोमेटिकली सी में भी चला जाएगा, ठीक है ना। व्हाट दिस टेल्स अस अबाउट दीज टू ग्राफ्स इज व्हेन K1 इज ग्रेटर देन K2, अगर K1 फास्ट है K2 स्लो है, इसका मतलब B इनिशियली फॉर्म होगा, ठीक है, मगर B जैसे जैसे C में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा B का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विल कीप डिक्रीजिंग, ओके। सो दिस इज द ग्राफ फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। और C के केस में क्या होगा, जब तक B का ग्राफ B का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ओके, B में जब तक कम पानी है तब तक C में भी पानी काफ़ी कम होगा, ओके, C में भी पानी काफ़ी कम होगा। जैसे जैसे B में पानी बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, और इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ K1 इज स्मॉलर देन K2, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, B A से B जाने वाला पाइप जो है वो छोटा है, इसकी वजह से क्या होता है, A से B पानी जाना शुरू होता है, मगर द मोमेंट वाटर गोज इनटू B इट ऑटोमेटिकली फ्लोज इनटू C, ठीक है। तो इसका मतलब है B में जो पानी है वो पानी का लेवल जो है वो उतना बढ़ेगा नहीं, वो ऑलमोस्ट स्टेडी रहेगा, ठीक है। और C में क्या होगा, C जो है बहुत थोड़ी देर तक B से कम होगा, मगर उसके बाद फास्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है कि बिकॉज K1 इज स्मॉलर देन K2, इस केस में ये जो रीजन है, ओके, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आप नोटिस करोगे कि dB बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। एंड दैट इज ऑलमोस्ट जीरो बिकॉज द ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, B का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट स्टेडी रह रहा है और रिएक्शन खत्म होने के आसपास कहीं पे फिर से जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो विच मीन्स whenever K1 is smaller than K2, the rate of change of concentration of B is almost zero, ठीक है। जब भी पहला रिएक्शन स्लो है, दूसरा रिएक्शन फास्ट है, तो B का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट स्टेडी रहता है, इसीलिए ऐसी कंडीशन को स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हाट दिस मीन्स इज, so what this tells us about the steady state approximation, ओके, इसके बारे में ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था या ये जो एग्जांपल लिया था, ये हमें क्या बताता है इसके बारे में कि इफ फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट लेट्स से स्टेप इज स्लो and second step is fast, okay, that is K1 is much smaller than K2, okay, ये दो बार लिखा है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि 10 इज स्मॉलर देन 20, ठीक है। 20 में से 10 रुपए गए तो काफी बड़ा अमाउंट गया है, ओके, वी विल वरी, बट 10 इज मच स्मॉलर देन 10,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 में से अगर 10 चले गए तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो ये कंपैरिजन का एक सिंबल है, कंपैरिजन बताने के लिए एक सिंबल है। अगर लेस देन दो बार लिखेंगे इसका मतलब है K1 इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड, इट कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू K2, इसका मतलब K2 काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू K1, ठीक है। सो एंड इस केस में क्या होगा, डेरिवेटिव आई मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। मतलब इंटरमीडिएट जो है वो काफी स्लोली चेंज होगा, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट चेंजेस वेरी स्लोली। अब ये जो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है, ये अगर हमने उसी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस के सेट के लिए अप्लाई किया,
तो देखते हैं हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इज द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, K2 इंटू बी, और K2 का साइन पॉजिटिव होगा। इसका रीजन क्या है, जो एरो है वो C की तरफ आ रहा है, इसका मतलब C फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, और K2 रेट कांस्टेंट से फॉर्म हो रहा है और B है। ठीक है, बट वी डू नॉट वांट टू राइट द रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ द इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बी जो है वो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के बीच में कहीं पे फॉर्म हो रहा है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर नहीं कर पाते। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर पाएंगे, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, सो व्हाट वी वांट टू डू इज एलिमिनेट बी बट कीप ए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, if K1 is much smaller than K2, then rate of change of the intermediate B, this is almost 0। ठीक है, और अगर dB by dt का इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो पहला रिएक्शन अगर कंसिडर किया, K1 वाला रिएक्शन अगर कंसिडर किया तो B फॉर्म हो रहा है, इसीलिए प्लस K1 इंटू रिएक्टेंट A, और दूसरा रिएक्शन कंसिडर किया, K2 वाला रिएक्शन कंसिडर किया तो B जो है वो कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए माइनस K2 आएगा और यहाँ पे B आएगा। बट दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ये हमने लिखा है। अगर ये हमने सॉल्व किया, व्हाट वी विल गेट इज K1 इंटू ए। ठीक है, ये जो K2 है, K2 B है, ये हम लोग उस तरफ ले जा रहे हैं। ओके, बाय एडिंग K2 B टू बोथ साइड्स, तो उस तरफ ले जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस बिकम्स K2 इंटू बी। ठीक है, इससे हमें B का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ A। B इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 टाइम्स A। ठीक है, अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, K2 इंटू बी, ओके, ये जो एक्सप्रेशन मिला था हमें डी सी डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू बी, वहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमें क्या मिलता है, डी सी डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन, एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, K1 अपॉन K2 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, K1 अपॉन K2 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर डी सी डी टी दिस कम्स आउट टू बी, K2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और बचेगा क्या, सिर्फ K1 इंटू ए। ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मगर हमने कहा था कि हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में कुछ देखना चाहते हैं, तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहाँ से आया। अब एक और डेरिवेशन लिखते हैं। डेरिवेशन मतलब एक सिंपल सा कंक्लूजन कैलकुलेट करते हैं। डी ए बाई डी टी क्या है, ओके, व्हाट इज डी ए बाई डी टी। ये अगर हमने कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन देखा तो ए जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस होगा, K1 आएगा और यहाँ पे ए आएगा। अब ये अगर आपने नोटिस किया, दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वी कैन सिंपली राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू A0 इंटू ई रेज टू माइनस K1 इंटू टी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखा है। सो अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, डी सी बाई डी टी के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमें क्या मिलेगा, डी सी डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए का वैल्यू क्या है, A0 ई रेज टू माइनस K1 इंटू टी। ठीक है, अब ये इक्वेशन ध्यान से देखिए। राइट, हमें कौन कौन से रेट कॉन्स्टेंट्स पता थे, हमें दो रेट कॉन्स्टेंट्स पता है, K1 है और K2 है। ठीक है, मगर रिएक्शन के फाइनल इक्वेशन में कौन सा रेट कांस्टेंट आया है, K1, ओनली K1, विच मीन्स यहां से हमें क्या पता चला, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें क्या पता है, K1 इज मच स्मॉलर देन K2। ठीक है, इसी का मतलब है कि अगर रेट सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, देयरफॉर फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जो स्लो स्टेप है, हमने कहा था K1 इज मच स्मॉलर देन K2, मतलब फर्स्ट स्टेप जो था वो स्लो स्टेप था, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमने हमेशा कहा है स्लो रिएक्शन को, तो वो स्लो रिएक्शन रेट डिटरमाइन स्टेप तब होता है जब वो फर्स्ट स्टेप है और वो सेकंड स्टेप से काफ़ी स्लो है। जो बी है, जो इंटरमीडिएट है, वो फॉर्म होके उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा और तभी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और रादर वी कैन सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस यूजिंग दैट। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट इक्वेशंस। इक्वेशंस तो क्या है, ठीक है, मतलब वो तो मैथमेटिक्स है, वो तो जितना मैथ आप करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आ जाएगा, मगर ये इक्वेशंस आपको क्या बता रहे हैं ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हमने कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस पे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया तो हमें इमीडिएटली दिखाई देगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट स्लो स्टेप, which is why the first step is the rate determining step. Okay, so this is a very important conclusion in chemical kinetics, that the slowest step will become the rate determining step. Okay, so for similar such lectures, कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जानने के लिए, या फिर ये जो इक्वेशंस हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उन इक्वेशन से थोड़ा आगे जाके फिजिकल केमिस्ट्री क्या है ये समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। सब्सक्राइब कीजिए टू IFAS केमिस्ट्री एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर लेक्चर के बाद नोटिफिकेशन मिले और कोई भी इंटरेस्टिंग लेक्चर आप मिस ना करो। ओके, सो keep tuning in with us for such amazing lectures, and thank you for watching this particular one.